नमस्ते, मैं तृप्ति शाह वापस एक नए एक्सपोर्टर इंपोर्टर के टॉक शो में मैं आई हूँ और इस बार हम एक इंपोर्टर से बात करने वाले हैं और बहुत ही नए टॉपिक के ऊपर। हमारे कई दर्शकों ने हमें लिखा है कि आप एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा महत्व देते हैं और इंपोर्टर्स के इंटरव्यू कम लेते हैं, तो आज हमने एक इंपोर्टर का इंटरव्यू लेने का सोचा है। और दिस इज़ अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट फॉर विच अ लॉट ऑफ आवर व्यूअर्स हैव बीन रिक्वेस्टिंग अस कि इसके बारे में हमें जानना है। तो आज हम निकुंज पटेल से बात करेंगे। निकुंज आए हैं जामनगर से और जामनगर से वो खास आए हैं ये टॉक शो के लिए IIIM को कि दूसरे स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए आज हमें बताएंगे स्क्रैप मटेरियल, मेटल स्क्रैप, जिसके बारे में आप सब लोग जानना चाहते हैं। ये मेटल स्क्रैप इन्होंने इंपोर्ट किया है USA और कनाडा से। तो ये कैसे किया इन्होंने और ये क्या होता है मेटल स्क्रैप, कैसे करते हैं और उनके बारे में उन्होंने सप्लायर USA कनाडा में से कैसे ढूंढे, पेमेंट टर्म्स क्या रही, पेमेंट कब किया, इंपोर्ट कब हुआ और ये खुश है कि नहीं बीइंग एन इम्पोर्टर। सो प्लीज़ लेट अस नाउ स्टार्ट हैविंग अ टॉक फ्रॉम निकुंज पटेल हिमसेल्फ एंड इन निकुंज ओन वर्ड्स। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए निकुंज आप। हाय, मेरा नाम निकुंज पटेल है और जामनगर से बिलोंग करता हूँ और अभी मेटल स्क्रैप इंपोर्ट का बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया है रिसेंटली और 10-12 कार्गोस मेरे आ चुके हैं यहाँ पे। ओह वाह, 10-12 कार्गोज इनके आ चुके हैं, मतलब 10-12 बार इन्होंने इंपोर्ट कर लिया है मेटल स्क्रैप। निकुंज जी हमें बताइए आप कि आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए, आप कैसे बड़े हुए, कहाँ पे बड़े हुए, कहाँ पढ़े लिखे और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आने का मन कैसे किया? बेसिकली मैं जामनगर से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन बड़ौदा में MS यूनिवर्सिटी से किया। वेरी गुड। फिर मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में काम करता हूँ, अभी मेरा चालू ही है वो भी। अच्छा। और रियल एस्टेट बिजनेस के साथ कुछ दूसरा मैं करने के लिए सोच रहा था, तो जामनगर में जैसे वो पित्तल नगरी बोलते हैं, ब्रास का कैपिटल ऑफ ब्रास इन इंडिया, यस, जामनगर। तो उसके हिसाब से मेरे काफ़ी यहाँ पे कनेक्शन थे ब्रास वालों से, वो सब इंपोर्ट कर रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि इंपोर्ट करना है तो फिर ब्रास रिलेटेड आइटम, या जैसे बेसिकली मेटल स्क्रैप में दो तरह के आते हैं। ओके। एक नॉन फेरस बोलते हैं और एक फेरस स्क्रैप बोलते हैं। एक नॉन फेरस और दूसरा फेरस, इनका समझ आइए हमारे दर्शकों को। नॉन फेरस मतलब क्या? नॉन फेरस मतलब जो आइटम कॉपर रिलेटेड होता है, कॉपर है, फिर ब्रास है, एल्यूमिनियम है, वो सब नॉन फेरस। वो सारे नॉन फेरस में एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, वो सब नॉन फेरस हैं। और फेरस में क्या आता है? फेरस में कास्ट आयरन रहता है, HMS रहता है। कास्ट आयरन, HMS मतलब हमारी सादी भाषा में लोखंड बोलते हैं। अच्छा, लोखंड, लोहा, आयरन जो लोहा बोलते हैं। फेरस का मतलब सीधी तरह से आपको समझाऊं तो जिसमें जंग लगे वो सब फेरस आइटम रहता है। वेरी गुड, दिस इज अ वेरी गुड डेफिनेशन। जिसमें जंग लगे वो फेरस आइटम है और फेरस मेटल है, और जिसमें जंग नहीं लगती जैसे कि एल्यूमिनियम है, जैसे कि ब्रास हैं जिसमें जंग नहीं लगती, वो नॉन फेरस आइटम है। तो आपने नॉन फेरस आइटम का इंपोर्ट करना चाहा। आपका रियल एस्टेट का बिजनेस जो है वो कंस्ट्रक्शन में है या लेना बेचना? नहीं, कंस्ट्रक्शन का है। मैं अपार्टमेंट बनाता हूँ जामनगर में, लेकिन अभी सबको जो पता है कि कंस्ट्रक्शन में थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है। हाँ, रियल एस्टेट मार्केट में रिसेशन है, इसलिए डाइवर्सिफाई करने के लिए ये सोचा था। लास्ट नवंबर में मैंने IIIM ज्वाइन किया। बेसिकली सभी गुजराती के प्रॉब्लम रहता है इंग्लिश का। हाँ। वैसे मैंने अपनी ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में की थी, लेकिन फिर भी 10-12 साल अपने बिजनेस में रहने के बाद इंग्लिश में से छूट चुका था पूरा। इंग्लिश पूरा भूल चुके थे आप। हाँ। तो फिर
मैं ये सोच रहा था कि मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो मैं कैसे करूँ, कुछ नॉलेज था नहीं मेरे पास। फिर अचानक से एक बार मैंने ऐड देखा IIIM का, इंक्वायरी की, फिर यहाँ पे आया। फिर यहाँ पे सबसे पहले क्लास में ये बोला कि आपका इंग्लिश ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये एक कम्युनिकेशन मीन ही है, अगर उसको आप सिर्फ आप कम्युनिकेट कर सकते हो तो ये बिजनेस आप कर सकते हो। फिर मैंने कितने सारे ये लोग भी देखे कि इवन दे उसने ग्रेजुएशन भी नहीं किया, फिर भी वो सब इंपोर्ट कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, और IIIM से काफ़ी अच्छा सीखने को भी मिला। निकुंज जी, एक बात है कि सौराष्ट्र के लोग जो हैं उसके नस नस के खून खून में व्यापार बसा हुआ है। वो खून नहीं, व्यापार उनके शरीर में घूमता रहता है, खून की जगह। और मैंने कई देखे हैं राजकोट, जामनगर, मोरबी, जूनागढ़ से आते हुए स्टूडेंट्स जो यहाँ तक राजकोट तक आते हैं, IIIM में पढ़ते हैं और फिर अपना कहीं से भी अपना रास्ता निकाल लेते हैं बिजनेस करने का। अभी हमारे पास एक स्टूडेंट आए थे, वो थे विक्की गुप्ता। उन्होंने ब्रास में पूरे बाथरूम एक्सेसरीज बनाए हैं, डाइज बना के वो उसका बिजनेस। और जर्मनी से इतनी मोटी बायर्स की, जर्मनी एम्बेसी से, इंडियन एम्बेसी इन जर्मनी से इतनी मोटी बायर्स का लिस्ट भी लेके आ गए। उनको कुछ नहीं इंग्लिश में आता है। मैंने बोला कैसे लिया आपने? बोले फ़ोन करके लिया मैडम मैंने। और अगर आप उन्हें देखे तो आपको लगे कि वो फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन है, फर्स्ट जनरेशन एक्सपोर्टर अपने फैमिली में हैं। उनके फादर एक भट्टी में काम करते हैं, पर उनके खून में व्यापार दौड़ता है, तो वो कहीं से भी अपने रास्ते निकाल लेते हैं। सिर्फ एक चीज़ चाहिए आप लोगों में, वो है इरादा मक्कम होना चाहिए। निकुंज जी, आप यहाँ आए, फिर इंग्लिश में दिक्कत तो आई होगी? नहीं, वैसे मैंने ग्रेजुएशन मेरा इंग्लिश मीडियम में हुआ था, 12th तक तो गुजराती मीडियम में था, फिर ग्रेजुएशन मैंने इंग्लिश मीडियम में किया था, तो वो इतनी दिक्कत नहीं थी। लेकिन अंदर का जो डर था वो यहाँ आके पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोल सकते हो फ्रिक्वेंटली, या आपको अगर सही तरह से नहीं आप समझ सकता हो, लेकिन बोलने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। तो फिर वो सब ने, यहाँ के फैकल्टीज़ ने, सब ने मुझे बताया कि ऐसा कोई ये नहीं है, आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। जैसे चाइना में 70-80% को इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन सब पूरा वर्ल्ड डोमिनेट करते हैं। वेरी गुड, यस यस, वेरी गुड। तो उस हिसाब से फिर मैंने भी अपने आप को तैयार किया कि मुझे करना ही है इंपोर्ट में। तो मैंने बेसिकली जब ज्वाइन किया था तभी एक माइंड में एक था कि मुझे मेटल स्क्रैप में इंपोर्ट करना है। प्रोडक्ट तय कर ली थी। हाँ, प्रोडक्ट कंप्लीट। हमारे कई दर्शकों को ये होता है कि प्रोडक्ट कौन सी ले, वो नहीं सोच पाते। आप कुछ बोलेंगे उस पर? बेसिकली जहाँ से आप बिलोंग करते हो वहाँ पे आपके आसपास, जैसे मोरबी है तो मोरबी में टाइल्स है, राजकोट में है तो राजकोट में आयरन का, जैसे ऑटो पार्ट्स, ऐसे सब। उस तरह से जहाँ से आप बिलोंग करते हो और जहाँ से आप वो आपको कैसे सूटेबल रहता है, उस हिसाब से प्रोडक्ट डिफाइन करो तो वो थोड़ा इजी रहता है। वेरी गुड। कि यहाँ से चलो जो आइटम दिल्ली जाती है तो वो मार्केट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। जामनगर में मैं लोकल था तो वो मुझे इजी लगा, और वो करने के लिए भी आसान रहता है क्योंकि आपका लोकल नेटवर्क रहता है। उस हिसाब से मैंने ये अपना ये सिलेक्ट कर लिया था। आपने IIIM से पढ़ाई ख़त्म कर ली, फिर आपने अपना प्रोडक्ट भी डिसाइड कर लिया। फिर आपको तो प्रोडक्ट डिसाइडेड ही था, तो आपको फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करना था माल, तो आपको चाहिए थे फॉरेन कंट्री में सप्लायर के, जो आप बायर थे उनके। थोड़ा रिवर्स है यहाँ पे। तो वो सप्लायर आपने कैसे ढूंढे? पहले तो मैंने B2B वेबसाइट्स में से मैसेज डाले, उसमें मुझे 90% फ्रॉड ऐसे लगे। ऑल राइट। कि सभी लोग आपको बोल रहे थे कि जो चीज़ 100 रुपये में बिकती हो वो आपको 40 में, 50 में, 60 में दे देते। 1-2 महीना मेरा उसी में चला गया। बाद में धीरे धीरे करके फिर जैसे रिप्लाई आते थे तो थोड़ा समझ आने लगा कि ये जेन्यून है, ये फेक है। ऑल राइट। फिर 1-2 इंडेंटर मिल गए मुझे ऑनलाइन सर्फिंग से, जो इंडेंटिंग का काम करते हैं। वो
फॉरेन सप्लायर है उसको वो काम उसके हिसाब से काम करते हैं। वो इंडेंटर थ्रू मैंने अपना पहला 1-2 इंपोर्ट किया। ये इंडेंटिंग क्या होता है निकुंज जी, हमारे दर्शकों को समझाइए प्लीज। हम सीधी भाषा में बोले तो ऐसे ब्रोकर रहते हैं वो। हाँ, वो इंटरनेशनल ब्रोकर हैं। ब्रोकर रहते हैं। उन्होंने इंटरनेशनल ब्रोकर का कांटेक्ट में आए जो B2B साइट से उनको मिले, 1-2 इंटरनेशनल ब्रोकर्स, उनको इंडेंटिंग एजेंट बोलते हैं। और ये ब्रोकर्स ने उनको वहाँ से सप्लायर का कांटेक्ट तो नहीं करवाया, पर उन्होंने माल लेके इनको बेचा। तो जाहिर सी बात है कि बीच में अगर कोई एजेंट है तो हमारे थोड़े बहुत पैसे जाएंगे, हमें वो समझ के ही चलना है। पर इनको लीड चाहिए थी, इनको इस बिज़नेस में आगे बढ़ना था, तो इन्होंने इंडेंटिंग एजेंट की मदद से आगे बढ़े। फिर क्या हुआ? जैसे आपने बोला इंडेंटिंग, वो ट्रेडर्स नहीं होते हैं, वो डायरेक्ट हमको कॉन्टेक्ट ही करा देते हैं सप्लायर से। ओके। तो उसमें हमें कुछ नहीं देना रहता है, जो भी वो कमीशन है वो देंगे सप्लायर उनको कमीशन देंगे। ओके। उससे क्या होता है कि सप्लायर को भी एक ट्रस्ट रहता है कि ये नई पार्टी है यहाँ पे वो माल भेजने में। और जैसे पेमेंट टर्म्स रहती है तो 20-80 बोलते हैं कि 20% एडवांस और 80% अपॉन BL, अपन स्कैन BL। सो पेमेंट टर्म्स इन्होंने जो इंडेंटिंग एजेंट से तय की वो 2080 में तय की। मतलब 20% हमको एडवांस दे देने हैं। वो आपको इंडेंटिंग एजेंट को देने हैं या फिर मेन सप्लायर को ही? इंडेंटिंग एजेंट का कोई रोल नहीं रहता है, सिर्फ भाई आप दोनों को मिलाने का। और इंडेंटिंग एजेंट बीच में नहीं आते हैं पेमेंट के लिए, और सीधा इन्होंने पेमेंट किया। बैंक के थ्रू किया आपने? हाँ, बैंक के थ्रू। पहला आपका कौन सा था ये? पहला मैंने USA से किया। कौन सी स्टेट USA में? USA में न्यू जर्सी के उनके सप्लायर थे, उनको 20% पेमेंट कर दिया। और कितना माल मंगवाया था आपने? पहले मैंने 2 फुल कंटेनर 20 फीट फुल कंटेनर मंगाया था। 2 20 फीट फुल कंटेनर ऑफ ब्रास मेटल स्क्रैप बोल सकते हैं, नॉन फेरस मेटल स्क्रैप, इनका मंगवाया इन्होंने। ये मेटल स्क्रैप आपने मंगवाए और 80% आपने माल BL मिल गई, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। ओरिजिनल स्कैन BL वो बेचते हैं कि वैसे बैंक में भी आता है कि CAD करके आता है, तो बैंक में CAD हो जाता है। लेकिन ये सप्लायर जो था उसने CAD में उसका थोड़ा खर्चा, कैश अगेंस्ट डिलीवरी, उसमें थोड़ा खर्चा बढ़ जाता था। तो फिर उसने कहा कि हम आपको स्कैन BL आपके नाम पे भेज देंगे। ओके। बाद में आप 80% पेमेंट कर दीजिए और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो मैं आपको कुरियर कर दूंगा। ओके। सो स्कैन्ड BL भेजी। स्कैन्ड BL के बाद इन्होंने 80% पेमेंट जो था वो उन्होंने बैंक में सप्लायर के अकाउंट में जमा करवा दिया, और उसके बाद उनको ओरिजिनल BL भी मिल गई और माल भी मिल गया। 2 कंटेनर्स ऑफ 20 फीट ईच ऑफ मेटल स्क्रैप। अब निकुंज जी, मेटल स्क्रैप के बिजनेस में हमें कुछ सरकारी सर्टिफिकेट, लाइसेंस कुछ चाहिए होता है? हाँ, वो मुझे पता नहीं था। पहला ही जब मेरा कार्गो आया तो उसमें GPCB, गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, जब आप स्क्रैप इंपोर्ट करते हो तो उसका लाइसेंस लेना चाहिए था। आपके स्टेट में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, हर एक स्टेट में है इंडिया के, और इन्होंने गुजरात स्टेट बोर्ड से, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ये लाइसेंस लिया है। कई लोगों को नहीं पता होता है कि ये लेना होता है। और स्क्रैप मटेरियल काफ़ी ऐसा है कि जैसे ई स्क्रैप जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप जो हैं, वो अभी सरकार ने बैन कर दिया है। तो स्क्रैप मटेरियल से वातावरण को, एनवायरनमेंट को तकलीफ़ पहुंचती है, इसलिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसमें बीच में आता है। और एक ही सर्टिफिकेट आपको लेना है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आप जाते हो, ये लाइसेंस लिया आपने, सर्टिफिकेट, तो कुछ पूछा आपको? नहीं, वैसे इसमें भी ये लोग जनरली इंपोर्टर है और आप ट्रेडर्स होते हो, तो ट्रेडर्स को ये लोग ज़्यादा ये नहीं करते हैं, सिर्फ उसका रजिस्ट्रेशन लेना होता है और रजिस्ट्रेशन मिल जाता है विद इन अ मंथ। कितने पैसे होते हैं रजिस्ट्रेशन के? अराउंड 20-25,000 जितना एक्सपेंस आता है। एक्सपेंस आता है वो बिल्ड एक्सपेंस या अनबिल्ड एक्सपेंस? अनबिल्ड एक्सपेंस है। बिल्ड एक्सपेंस तो हार्डली 3-4,000 है।
बिल्ड एक्सपेंस जो है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट या अप्रूवल या लाइसेंस लेने के लिए 3-4 हज़ार या 5 हज़ार होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट। पर बाकी कार्यवाही के लिए आपको और पैसे शायद देने होंगे, जैसा ऑफिस कंसल्टेंट रहता है, वो उसके कंसल्टेंट बीच में रहते हैं, उनकी फीस होती है, ऐसा कुछ होता है। पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट या अप्रूवल या लाइसेंस के बिना आपका माल आएगा नहीं, कस्टम से क्लियर नहीं होगा। इंपोर्ट में या एक्सपोर्ट में, दोनों तरीके से, स्क्रैप में अगर आप डील करते हो तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपनी स्टेट की ऑफिस में हर एक मेजर सिटी में रहता है। आप वहाँ जा सकते हो और ये करवा सकते हो। एक आध महीने में निकुंज जी कह रहे हैं कि ये अप्रूवल आ जाती है। तो ये आपको पहले पता नहीं था, तो फिर आपका माल पोर्ट माल ऑलमोस्ट ETA मेरा ये टाइम था जो पोर्ट पे आने का 2-3 दिन के ही बाकी था, और मुझे मेरे CHA ने कहा कि आप GPCB लाइए। फिर मैंने कहा कि वो तो मेरे पास है नहीं, तो वो बोला तो वो फिर हम लोग कस्टम क्लियरेंस नहीं होगा इसका ये। फिर मैंने उसका हाईसीज करके दूसरी पार्टी को मैंने, जिसके पास लाइसेंस था, ओके, वेरी गुड, हाई सी सेल करके दूसरी पार्टी को दिया जिन्होंने ये इंपोर्ट किया। अब हाई सी सेल्स क्या होता है, हम आपको थोड़ी देर के बाद समझाएंगे। हाई सी सेल में क्या होता है, पोर्ट, अभी आपका जो कार्गो होता है वो पोर्ट पे पहुंचा नहीं होता है, बिटवीन द सी रहता है। उसमें उसी टाइम पे अगर आप किसी पार्टी को आप सेल कर सकते हो, उसका एक एग्रीमेंट बनता है, वो एग्रीमेंट आप बना देते हो, तो आपको टैक्स की लायबिलिटी, यहाँ की कस्टम लायबिलिटी, वो सारी जो है, वो जो आपसे पार्टी जो परचेस करती है उसके ऊपर ही रह जाती है। फिर इस तरह से हम लोग माल इंपोर्ट करके किसी को भी यहाँ पे सेल करके अपने को कस्टम क्लियरेंस का कोई ये इश्यू नहीं रहता, प्रॉब्लम नहीं रहता। फिर माल किसके हाथ में जाएगा? फिर जो आपने नया इंपोर्टर है, नया इंपोर्टर, और फिर बेचेगा कौन? नया इंपोर्टर बेचेगा, और आपको उनको पैसे दे देने हैं। वो आपको देंगे, पेमेंट दे देंगे, क्योंकि आपने तो पूरा पेमेंट कर दिया है। मुनाफा हुआ? हाँ हुआ, जितना एक्सपेक्टेशन था उतना नहीं हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। हाँ, हाई सी सेल्स मतलब जब आपका कंटेनर मध्य दरिये में, बीच दरिये में है, दरिये में ही है और पोर्ट पे पहुंचा नहीं है, तभी आप किसी और जिसके पास पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट था, लाइसेंस था, उनको बेच दिया। उनको भी ये माल की ज़रूरत थी। अब इन्होंने पूरा पेमेंट कर दिया है सप्लायर को न्यू जर्सी में, और ये सप्लायर को पूरा पेमेंट हो चुका है। अभी इन्होंने ये माल किसी इंडियन को या कोई भी कंपनी को बेचा जो इंडिया में ही आ रहा था और जिसके पास पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट भी था। तो पोर्ट में रिसीव करने के बाद इन्होंने रिसीव नहीं किया, जो दूसरी पार्टी जिसको बेचा उन्होंने रिसीव किया। हाई सी सेल्स इज़ ऑल अबाउट इम्पोर्टिंग, वो अपने देश में ही आना है। और जब ये आया अपने देश में तो ड्यूटी भी नए इम्पोर्टर ने भरी, और जो पैसा उन्होंने, जिस पैसे में दोनों ने तय किया था, वो पैसा इन्होंने, वो पार्टी ने इनको, निकुंज जी को दे दिए। तो इनका बेचना, सामान जो आया वो बेचना भी वहीं का वहीं हो गया, और उसमें कोई झंझट रही नहीं, क्योंकि बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तो थे ही इनके पास, ओरिजिनल BL वगैरह। तो दिस इज़ वन मोर एरिया ऑफ लर्निंग, हाई सी सेल्स इसको बोलते हैं। और निकुंज जी, फिर आपने कैसे किया आगे, दूसरा कंटेनर, तीसरा कंटेनर? फिर एक्चुअली मेरा जो मोस्टली अभी तक का इंपोर्ट है वो USA और कनाडा से है। उसमें एक साइकिल बनाना पड़ता है, क्योंकि जो गुड्स की डिलीवरी होती है वो अराउंड सी टाइम 2 मंथ लगता है, 2 महीने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगी। तो फिर आपको जैसे एक साइकिल बनानी है कि आपको 1 महीने में 4 कंटेनर का काम करना है, तो आपको हर हफ्ते एक कंटेनर आपको बुक करवाना है, मंगवाना है वहाँ से। हाँ, तो आपको हर हफ्ते आपको एक कंटेनर का पेमेंट एडवांस करना है। उस हिसाब से आपको एक 20 फीट का कंटेनर मेटल स्क्रैप का आपको कितने में पड़ा? जैसे ब्रास का मैंने 2-3 तरह के आइटम्स में काम किया है, लेकिन ब्रास का अगर देखते हैं तो उसका रेट रहता है समथिंग 310 रुपीज़ पर kg, और 18% GST रहता है और ड्यूटीज रहता है अलग से। तो
वो हो जाता है 360 के आसपास, और 20 टन्स अप्रोक्सीमेटली गुड्स आता है उसमें, तो 75 लैक्स पर कंटेनर का हो जाता है। 20 फीट कंटेनर आपको 75 लैक्स में है। तो आपके पास पैसे ज़्यादा होने चाहिए। जैसे जैसे आप फेरस मेटल में करते हो तो उसमें 30 रुपये किलो का आता है, तो 6-7 लाख रुपए का एक कंटेनर हो जाता है। फेरस मेटल में अगर आप करते हो, लोहे में करते हो, तो कम लगता है, 4-5 लाख में आप कर पाएंगे। 6-7 लाख रुपये। 6-7 लाख रुपए, जितना जैसा माल LCL माल मंगवाए तो इतना कम माल मिलेगा, तो कम में भी कर सकते हो। पर ये जो माल मंगवा रहे हैं वो टॉप कंट्रीज से मंगवा रहे हैं, नॉर्दर्न अमेरिका से, दैट मीन्स कनाडा एंड USA, और इसमें से माल आता है इनको, और इनका रोलिंग चलना चाहिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फिर एक बिजनेस की हम बात करें तो पैसों का रोलिंग is called economy, and this economical rotation of money is very much required to run the business and to see the profit. आपको profit अगर चाहिए तो वॉल्यूम में करो, and this is what he has been doing. अभी तक आपने दूसरे और कोई कंट्री से मंगवाया है माल? नहीं, ये अभी तो 2 कंट्री में ही आ रहा है, USA और कितने फ्रीक्वेंसी से आ रहा है निकुंज जी? अभी मेरा हर वीक में 1 कंटेनर आ रहा है, इस तरह से मैंने ये सेट करके रखा है। ओके, तो हर वीक में 1 कंटेनर आपका आता है, फिर आप उसका उपयोग कहाँ करते हो, आप सेल कहाँ करते हो उसे? जैसे ब्रास में है तो ब्रास हमारा जामनगर में ही पूरा हो जाता है। उसमें ये कंटेनर आने के बाद उसको सॉर्टिंग करना पड़ता है, उसमें से कुछ इम्प्योरिटीज है वो निकालनी पड़ती है, कुछ ब्रास अच्छा क्वालिटी का ब्रास वो अलग करते हैं, थोड़ा हल्के इन्फीरियर रहता है वो अलग करते हैं, 7-8 तरह की ये रहती है। फिर ये सॉर्टिंग करने के बाद सभी यहाँ पे लोकल जो एक्सट्रूशन प्लांट बोलते हैं, जो भट्ठी बोलते हैं, हाँ भट्ठी बोलते हैं, जो एक्सट्रूजन प्लांट, उसमें वो स्मेल्टिंग के लिए ले जाते हैं। तो वो हम बाद में ट्रेडिंग के हिसाब से उसको, जैसे 1 टन है, किसी को 2 टन चाहिए, किसी को 3 टन चाहिए, उस हिसाब से यू सेल इट ऑफ। और जो टैक्स आपने इंपोर्ट ड्यूटी भरी, उसमें आपको कोई टैक्स में कुछ बेनिफिट कुछ होता है? इसमें इंपोर्ट में एक कस्टम ड्यूटी रहता है और IGST रहता है। तो IGST जो रहता है वो बाद में SGST और CGST अपना है, उसमें रिफंड मिल जाता है। ऑल राइट, वेरी गुड पॉइंट निकुंज जी। ये मैं समझाना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को कि आप इंपोर्ट ड्यूटी में IGST पे करते हैं, बाद में आपका जब माल आ गया तो वो आप लोकल मार्केट में सेल करते हो। जैसे निकुंज जी ने मेटल स्क्रैप सेल किया, जामनगर में ही किसी को 5 टन दिया, किसी को 2 टन दिया, वगैरह करके उन्होंने सेल किया। जब उन्होंने सेल किया तो उस इनवॉइस में भी स्टेट GST, SGST और CGST, सेंट्रल GST लगाया। तो ये जब GST हम फाइल करते हैं तो दोनों सेट ऑफ हो जाते हैं। तो इसमें आपको ये जो आपने भरा और आपने लिया वो दोनों सेट ऑफ हो जाते हैं। इसके लिए आपको एक CA या फिर एक होशियार GST कंसल्टेंट जो माहिर हो उसकी ज़रूरत रहेगी। आप कृपया एक GST, इतना बड़ा काम कर रहे हो तो एक आपको GST कंसल्टेंट या फिर एक CA की ज़रूरत है। और आपका पेमेंट रेगुलर है, वही पार्टी से आप काम करते हो, उनका माल रेगुलर आता है? अभी मेरे पास 5-6 पार्टीज है, और अभी गल्फ कंट्रीज़ में भी ट्रैवल करके वहाँ पे पर्सनली जाके विजिट करना चाहता हूँ। ओके, तो वहाँ से भी मैं परचेस कर सकूँ, तो ये ट्रैवल टाइम है वो कम हो जाए। गल्फ कंट्रीज में से यहाँ 10-12 दिन में आ सकता है। बिल्कुल सही है। ये ट्रैवल टाइम करीबन 2 महीने का हो जाता है। पूरी साइकिल USA या कनाडा से हमारा सी रूट जो है वो थोड़ा लंबा है, इसकी वजह से इनको पैसे भर तो देते हैं पर माल आने में जो जेस्टेशन टाइम है, जो सी रूट का टाइम है, वो थोड़ा लंबा होता है। और उसमें क्या होता है, टाइम जैसे बढ़ जाता है तो मार्केट भी वेरी कर जाता है, कि मार्केट फ्लक्चुएट होता रहता है प्लस माइनस। तो वो सबसे बड़ी एक चीज़ है इसमें कि मार्केट रोज 2-3% प्लस माइनस होता है। दिस इज अ कमोडिटी मार्केट। वंस अगेन लेट अस अंडरस्टैंड कमोडिटी मार्केट एंड अ प्रोडक्ट मार्केट। कमोडिटी मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट होता है। जब माल हमने पे कर दिया, सप्लायर को पूरा इंपोर्ट कर रहे हैं, हमने सप्लायर को पूरा पे कर दिया और हमें माल मिला करीबन 2 महीने के बाद और हम सेल करने गए, तब
पैसे उछल गए या फिर गिर गए। तो मेटल स्क्रैप में भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। वी हैव टू कीप वॉचिंग द मार्केट। और ये जा रहे हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में, अगर यहाँ से हमें मिल जाते हैं स्क्रैप तो इनको ट्रैवल टाइम, सी रूट जो हम कहते हैं, वो कम रहेगा, इनका शिपमेंट टाइम कम रहेगा, तो इनका पैसे का रोलिंग और फ्लक्चुएशन इन द मार्केट कैन बोथ बी कंट्रोल्ड टू सम एक्सटेंट। तो ये बहुत सही बात की आपने। तो अभी तो आपने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से जो कमाए हैं वो आप इसमें पुश कर रहे हो, और अभी कंफर्टेबल हो आप फिनेंशियली, मतलब इसी बिजनेस के प्रॉफिट से? अभी तो ठीक है, मतलब अभी जिस तरह से हम लोग पहले में जो परचेस कर रहा था उससे अभी जो मैं 3 महीने से पहले स्टार्ट किया था और अब का जो परचेस है उसमें 3-4% मैंने बार्गेन कर सकता हूँ। जब आप स्टार्ट में कर रहे हो तो आपको भी एग्जैक्ट नहीं मालूम होता है कौन सा सप्लायर कैसा है, एग्जैक्ट वहाँ पे रेट क्या चल रहा है। वो बाद में जैसे आपको एक्सपीरियंस आने लगे तो बाद में आपके पास नंबर ऑफ सप्लायर्स भी बढ़ जाते हैं, तो फिर आप उससे बोल सकते हो, बार्गेन कर सकते हो कि अभी तो ये मुझे ये रेट में माल आ रहा है। लेकिन स्टार्ट में क्या है, आपको थोड़ा ये बार्गेन नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके पास एक ही सप्लायर होता है स्टार्टिंग में पहला, और वो भी इंडेंटिंग वाला। ये बात बहुत सही की है निकुंज जी ने कि हमारे पास अगर 1-2 एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के कंटेनर्स या साइकिल घूमी तो हमारे पास एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हमारे पास हमें पता रहेगा दाम क्या चल रहे हैं दूसरी कंट्री में। वी हैव द पावर with confidence to negotiate with our buyers और suppliers। तो ये चीज़ अभी 1-2-3 जो पहले कंटेनर्स थे उन्होंने he did not become disappointed, वो निराश नहीं हुए। ये चीज़ हमें मन में बहुत इम्पॉर्टेंट करके रखनी है कि हमें डिसअपॉइंट नहीं होना है, हमें पीछे नहीं हटना है, पर हमें डट के हमारी साइकिल्स जो हैं वो मेंटेन करनी है। और दूसरा, मेटल स्क्रैप इंपोर्ट में सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है CHA, कस्टम हाउस एजेंट रहता है, वो अपना एक सही होना चाहिए। क्योंकि मैं अप्रोच किया 2-3 कस्टम हाउस एजेंट, मोस्टली ने तो मुझे मना ही कर दिया कि हम लोग स्क्रैप का काम नहीं करते हैं, इसमें ड्यूटीज़ का वेरिएशन रहता है और काफ़ी कस्टम का झंझट रहता है। तो जो इसमें मास्टर हो, जो रूटीन में स्क्रैप का काम कर रहा है, वो जो CHA कस्टम हाउस एजेंट, उसी को ही हमें काम देना चाहिए। थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा लेकिन बाद में झंझट नहीं आती है। आपने कैसे ढूंढा उस इंसान को, वो CHA को? वो मेरा एक दोस्त था, उसने जो इंपोर्ट कर रहा था पहले, अभी उसने बंद कर दिया है, उसने मुझे रेफर किया था कि ये बंदा अच्छा है, तो उस हिसाब से मैंने उसे। ऑलराइट, तो हमें CHA जो इस इंडस्ट्री का हो उसको हमें अपॉइंट करना है, ऐसा निकुंज सर का हमें रिकमेंडेशन है, सजेशन है। निकुंज जी, एक और चीज़ है कि आपने वहाँ से कौन से पोर्ट से आया, जैसे पहली बार, दूसरी बार न्यू जर्सी, वहाँ से कौन से पोर्ट से आया और यहाँ आपने कौन से पोर्ट पे मंगवाया? यहाँ पे मैंने मुंद्रा पोर्ट पे मंगवाया। ऑलराइट। और जब आप डील करते हो USA में या कनाडा में, तो उसमें वो लोग आपको पर्टिकुलर पोर्ट नहीं बताते हैं, वो पहले आपको बता देंगे कि मैं आपको कनाडा से भी डिलीवरी कर सकता हूँ और USA भी, वो इंटरनेशनल ट्रेडर्स रहते हैं। तो जहाँ से वो परचेस करते हैं, बाद में फ्लोरिडा से आया मेरा और कनाडा में से भी आ रहा है, तो वो फिक्स नहीं रहता उसका कि मैं यही पोर्ट से आपको लोडिंग दूंगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल ट्रेडर्स रहते हैं। कनाडा वाला USA से भी आपको सप्लाई कर सकता है। Do you understand the chain of this? The buyer is not actually a buyer, but he is also buying from somebody else and supplying to him through somebody else. So वो locally buy करके कोई भी से नज़दीक के पोर्ट से आपको माल भेजेगा। तो पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज मतलब जहाँ से माल आएगा, जहाँ से माल शिप आउट होगा, शिप में आके हमारे पास आएगा, वो पोर्ट डिसाइडेड नहीं रहता, वो लास्ट में डिसाइड करते हैं। और वो डिसाइड करेंगे, उसके बाद हमारा तो फिक्स है मुंद्रा में ही आना है, तो हम तो बोल देते हैं कि भाई आप जहाँ से भी भेजें माल, हमें मुंद्रा में माल चाहिए। फिर मुंद्रा से आपने कैसे लिया माल? मुंद्रा से कस्टम हाउस एजेंट रहता है, वो बोलता है कि आपका कंटेनर आ गया है, अभी आप जो ड्यूटी के अमाउंट है
IGST अमाउंट है वो आप इतनी पेड कर दीजिए, फिर उसमें शिपिंग लाइंस एक्सपेंस रहता है, फिर आपको टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस रहता है, जो आपका कंटेनर उठा के बाजू में रखेगा वो टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस, चार्जेस, कस्टम क्लियरेंस, इंपोर्ट ड्यूटी एंड टैक्सेशंस एंड अदर लेवीज। और अगर आपने आपका माल रखा है वहाँ के वेयरहाउस में तो CFS चार्जेस, कंटेनर फ्रेट चार्जेस वहाँ पे रहता है। ये आप क्लियर करेंगे उसके बाद आपको DO मिलेगा, दैट इज़ डिस्चार्ज ऑर्डर। तो ये सारे कोई भी डेस्टिनेशन पोर्ट में ये खर्च इतना होना ही है। तो ये समझ के आप चलिए कि आपको वो CHA सब हेल्प करेगा और आपको आपका माल लेके रोड बाय रोड बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन हम लोग भी डिसाइड कर सकते हैं, और वो भी रिफ़र करता है कि ये ट्रांसपोर्टर है आप। तो आपको वो ट्रांसपोर्ट और आपका CIF आया था, CNF था मेरा, CNF था, ड्यूटी इनको पे करनी थी और मुंद्रा पोर्ट तक का फ्रेट सप्लायर ने पे किया था। और आ गया जामनगर माल रोड से, और रोड से एक बार माल आ गया फिर इन्होंने माल छुड़ाया, मतलब अपने गोडाउन में रखा, सॉर्टिंग की और बेचा। निकुंज जी, आप हमारे नए एक्सपोर्टर इंपोर्टर जो पढ़ रहे हैं या करना चाहते हैं उनको कोई संदेश देना चाहोगे? ये बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था तब बड़े बड़े ड्रीम्स रहते हैं कि इतना सारा ये 8-10% मार्जिन रहता है। ये भी एक कम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया है पूरा, अभी एकदम कम्पिटिटिव रेट्स आते हैं, लेकिन उससे आपका वॉल्यूम बढ़ा है। वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कुछ भी आप कीजिए उसमें आपको वॉल्यूम मिलेगा जो डोमेस्टिक मार्केट में नहीं मिलता है। आपको अपना वॉल्यूम बढ़ाना है, जो अर्निंग का जो परसेंटेज है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान फोकस नहीं करना है कि चलो मुझे इतना 10% मार्जिन तो मुझे चाहिए ही चाहिए, वो आप इतनी जल्दी ये आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपको अपना वॉल्यूम जितना भी इंक्रीज़ करेंगे तो उतना आप परचेसिंग पावर आपका हो जाएगा, तो बार्गेनिंग भी अच्छी कर सकते हो, नेगोशिएट अच्छा कर सकते हो, और यहाँ पे बेचने में भी आप रेगुलर सप्लायर हो तो यहाँ के तो आपको रेट्स अच्छे मिल सकते हैं। तो आपको एक अच्छा साइकिल बना के डट के काम करना रहता है मार्केट में। मतलब सप्लायर्स को खुश रखो, यहाँ के बायर्स को खुश रखो, कीप ऑन सप्लाइंग एंड यू हैव द परचेजिंग पावर। अगर वॉल्यूम में आपने परचेज किया देन इन दैट केस यू आर द किंग, यू कैन डिमांड, negotiate rates with the supplier and negotiate the rates with the buyers locally. So this can be your regular business if you have set your foot, if you have determined your mind to get into this business, or any business for that matter, in export or in import. Thank you Nikunj ji, thank you for coming over here. Thank you. जामनगर से आए हैं निकुंज जी, हम उनको अलविदा कहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।